कभी आपने सोचा है कि अगर आप कभी भी जापान के बारे में सोचें तो पहला इंप्रेशन आपके जहन में आता है कि साफ सुथरा मुल्क है, मिलनसार लोग हैं, झुक झुक के मिलते हैं, किसी को तंग नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, अमन पसंद कौम है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जापान कैसे एक ऐसा मुल्क था कि जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता था, फिर कैसे वो दुनिया का सुपर पावर बना, फिर कैसे वो 1945 में सब कुछ खो बैठा, और फिर कैसे वो दुनिया की एक इकोनॉमिक पावर बना, और आज इस हाल में कैसे पहुंचा कि आज जापान खाली पड़ा है। आज जापान को एडल्ट अडॉप्शन करनी पड़ी है। जापान की कहानी है क्या, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1603 में, क्योंकि सन 1603 से लेकर 1868 तक जापान के अंदर फ्यूडलिज्म था। ये जो आज आप मार्शल आर्ट्स देखते हैं, सैमुराई की मूवीज देखते हैं, द लास्ट सैमुराई देखते हैं, ये सब जापान के इस 250 साल की पैदावार है कि जब जापान में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जापान की इकोनॉमी एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर पे चला करती थी, और इन छोटी रियासतों को, इन शोगनाट्स को मिलाकर एक बड़ा शोगनाट बना। और इस शोगनाट के अंदर सिर्फ दो चीजें अहम थीं। जापान एक एग्रीकल्चरल कंट्री था और जापान एक मिलिट्री पावर था। सारी रियासतों की पावर एक सेंट्रलाइज्ड पावर में कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन फिर 1868 में जापान ने एक मुश्किल फैसला किया। जापान ने अपने बादशाह बदले और मुत्सुहितो ने इक़्तिदार संभाला। मुत्सुहितो का एक ही मिशन था कि नंबर 1, ये जो मेजी खानदान है ये पनपे, ये आगे बढ़े और जापान के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आया जाए, जापान को इंडस्ट्रियल ताकत बनाकर एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनाया जाए। 1868 में शुरू होने वाला मुत्सुहितो का ये प्लान आज भी कायम है और आज भी जापान मेजी फैमिली के ज़ेरे असर है। मुत्सुहितो ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए, मुख्तलिफ रियासतों को देखा और अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज बनाने की कोशिश की। जापान 1904 तक एक लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुका था। लेकिन जब भी कोई मुल्क एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रियलाइज्ड होने की कोशिश करता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन में दुनिया में नाम कमाने की कोशिश करता है, उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और चूंकि ये वो दौर था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, दुनिया जहां में इंपीरियलिज्म थी, तो जापान ने भी अपनी इंपीरियलिज्म का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे करने शुरू किए। 1904 और 1905 के बीच में जापान और रशिया ने एक जंग लड़ी और जापानी इतने तेज मिलिट्री में इतनी पावर रखते थे कि उन्होंने रशिया को हरा दिया। और इसी दौर के अंदर 1910 आते आते कोरिया पे कब्जा कर लिया, चाइना की मंचूरियन रियासतों के ऊपर हमला किया, उनके सूबों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और उनसे आयरन, रबर, जो कुछ वो हासिल कर सकते थे वो हासिल करना शुरू किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सन 1910 और 1912 तक इस दुनिया में 5 बड़ी ताकतें थीं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान। और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए जापान ने अपनी इंपीरियलिज्म जारी रखी। जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी सिर्फ इस चीज में थी कि उसकी मशीनें चलती रहें, उससे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिलते रहें। और जापान ने फैसला किया कि चाइना के अंदर मजीद एक्सपेंशन करने की जरूरत है। और मैं बात कर रहा हूं 1937 की, क्योंकि 1937 तक जापान को शिद्दत से आयरन और कोल की जरूरत पड़ी और उसकी इस कमी को चाइना की रियासतें पूरा कर सकती थी। जापान ने निनजियांग के अंदर कब्जा करने की कोशिश की और फिर 1937 का निनजियांग मैसाकर हुआ। इतने लाखों औरतें मारी गईं, बच्चे मारे गए, औरतों की इस्मत लूटी गई, लेकिन जापान अपने काम से बाज नहीं आया। जापानी फौज को पूरी दुनिया में जालिमाना फौज के तौर पर जाना जाता था। 1939 तक यूनाइटेड स्टेट्स जापान को ऑयल एक्सपोर्ट करता था और जापान अपनी 80% ऑयल की इंपोर्ट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से करता था। लेकिन अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था कि जापान चाइना में एक्सपैंड करे और चाइना में उसकी इस एक्सपेंशन को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जापान बाज नहीं आया। अमेरिका ने उसको धमकी दी कि हम अपना ट्रीटी खत्म कर देंगे, तेल बेचना बंद कर देंगे। जापान फिर भी बाज नहीं आया और फिर 1939 में अमेरिका ने ट्रीटी कैंसिल कर दिया, जापान को तेल बेचना बंद कर दिया। अब जापान के पास सिर्फ 18 महीने का तेल बाकी था। जापान जख्मी था
और उन जख्मों का बदला लेना चाहता था। और फिर आपने ये देखा कि दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर का वाकया हुआ, जिसमें अमेरिका को जापानी फौज के हाथों भारी नुकसान हुआ, और उसके बदले में 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम चलाए गए। जापान तबाह बर्बाद हो गए। 1945 के एटमी धमाके जापान के टोटल फॉल में बदल गए। जापान की इकोनॉमी तबाह हो गई, लोग भूख से मरने लगे, हाइपर इन्फ्लेशन आ गई। 1945 से लेकर 1952 तक जापान ने पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, आर्टिकल 9 के तहत अपनी फौज खत्म कर दी, अपनी इकोनॉमी पर फोकस करने की कोशिश की, और जनरल डगलस आर्थर ने जापान की एक कमांड संभाली। और जब सही कमान संभाली, जापान को तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रकम की जरूरत थी, और यह मदद अमेरिका ने की, और अमेरिका ने उसको $3 बिलियन दिए कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करें। लेकिन जापान पर दूसरी ब्लेसिंग तब हुई जब 1950 के अंदर कोरिया में जंग छिड़ी, जहां पर यूएसएसआर कोरिया को अपनी तरफ कम्युनिज्म की तरफ खींचता रहा, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स कोरिया को अपनी तरफ यानी कैपिटलिज्म की तरफ खींचना शुरू हो गया। अब इस जंग के लिए अमेरिका को जमीन दरकार थी कि कहीं पास जाकर एक बेस बनाकर ये जंग लड़ी जाए। ये जंग लड़ने के लिए जापान ने अपनी सरजमीन प्रोवाइड की, और अमेरिका ने एक और $3 बिलियन जापान को अदा किए। इन $6 बिलियन से जापान ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने का फैसला किया, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, और 1945 की एटम बम की कहानी 1965 के इकोनॉमिक रिवाइवल में बदल गई। जापान में 1965 के अंदर ओलंपिक्स हुए, और ओलंपिक से पहले जापान ने दुनिया को बुलेट ट्रेन दिखा दी। 70 की दिहाई में जापान को इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाने लगा, और 80 की दिहाई में जापान की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई। जापान इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन उसके बाद जापान में वही हुआ जो हर मुतमद्दन कौम में होता है, कुछ ऐसी बुराइयां पैदा होती हैं जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जापान ने पहला फैसला किया कि फौज तो हमारे पास है भी नहीं, तो हम मरना नहीं चाहते, हमें जिंदगी से प्यार है। दूसरा फैसला जापानियों ने यह किया कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने, बच्चे पैदा करने का मतलब है टेंशन लेना, बच्चों को पालना, उनकी तरबियत करना, यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और तीसरा फैसला यह किया कि चूंकि हमारी अब इकोनॉमी बेहतर है, तो जहां जरूरत पड़ेगी हम कर्ज लेंगे और अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना शुरू कर देंगे। जापान में लो मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड्स, रोबोटिक वाइव्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स कॉमन हो गए। जापान की आबादी बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो गई, और फिर 1990 की वो दिहाई आई जिसको जापान में लॉस्ट डेकेड कहते हैं, कि जब एसेट बबल बर्स्ट हो गया, डिफ्लेशन हर तरफ छा गई, और इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई। जापान की हुकूमत को यह समझ में आ गया कि लेबर बहुत बड़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और अगर हमारी लेबर ही कम हो जाएगी तो हम दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जापान की पॉपुलेशन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 2008 में गई है, कि जब उनकी आबादी 12 करोड़ हो गई, और उसके बाद से वो डिक्लाइनिंग कर्व है कि अब ये इरिवर्सिबल है, अब ये आबादी कभी नहीं बढ़ सकती। 1990s में अपने आने वाले लेबर शॉर्टेज के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जापान ने टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP लॉन्च किया, और स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। 2025 आते आते आज जापान स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के तहत 8,20,000 लोगों को जापान में लाकर आबाद करने वाला है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है कि आज जापान की सोसाइटी को यह सीखना पड़ेगा कि मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ को एग्जिस्ट कैसे करते हैं। लेकिन जापानियों की अगर आप तारीख उठाकर देखें, ये अपने कल्चर पे बहुत प्राइड फील करते हैं, और ये अपने कल्चर को कभी भी बदलता हुआ नहीं देखना चाहते। जापान ने इसी साल अफ्रीकन होम टाउन के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, कि जिसमें कल्चरल एक्सचेंज होगा, अफ्रीकी ममालिक से लोग आएंगे, कुछ अर्सा जापान में गुजारेंगे, एक दूसरे के कल्चर से हम सीखेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर्टिकुलर अफ्रीकन होम टाउन की पॉलिसी को कुछ और ही रंग दे दिया। जापान में एक नई पॉलिटिकल पार्टी उभरी कि जिसका नाम था जापान फर्स्ट,
और उसका मतलब ये था कि जापान में कोई इमिग्रेशन ना हो, जापान में नए लोग ना आए। जापान आज देखने में नहीं लगता है, लेकिन आज जापानीज दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स को अपने मुल्क में आकर आबाद होने के अमल को पसंद नहीं करते। आज जापान की पॉपुलेशन में फॉरेनर्स बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2.5% है, और ये फॉरेनर्स ज्यादातर चाइना से हैं, कोरिया से हैं, ताइवान से हैं और वियतनाम से हैं। पर जापानीज डोंट लाइक देम एट ऑल। और मजीद जलती पर तेल का काम इलॉन मस्क की ट्वीट्स ने किया, जिसने जापानीज कल्चर को प्रमोट करने और इमिग्रेशन को दबाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की। पर जापानीज क्या अपने इस कल्चर को बदल पाएंगे? क्या जापान इमिग्रेशन के नाम पर दुनिया के मुख्तलिफ नेशनैलिटीज को अपने मुल्क में और अपने कल्चर में जगह दे पाएगा? टाइम विल टेल। लेकिन एक प्रोग्राम जो जापान में जोरों शोर से जारी है वो है जापान का एडल्ट अडॉप्शन प्रोग्राम, जिसमें बड़े बिजनेस ग्रुप्स दुनिया से 20 या 30 साल की उम्र के बीच में नौजवानों को लेकर आते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाते हैं, अपनी बेटी से शादी करवाते हैं और उसके बाद कारोबार की बागडोर उनके हाथ में दे देते हैं। सुजुकी कंपनी के जो इस वक्त सीईओ हैं, ये भी एडल्ट अडॉप्शन के नतीजे में जापान में परवान चढ़े और आज उनकी कंपनी की बागडोर संभालते हैं। सेम इज द केस विद द सीईओ ऑफ द कंपनी कॉल्ड केकोमैन, एंड देयर आर मेनी अदर कंपनीज कि जहां के सीईओज, जहां के मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडल्ट अडॉप्शन की बेसिस पे आए हैं। जापान के पॉलिसी मेकर्स को तो ये बात समझ में आ गई कि उनकी लेबर शॉर्टेज अपने लोगों से पूरी नहीं होगी, लिहाजा उन्हें टेक्निकल इंटर्न प्रोग्राम या स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम या फिर एडल्ट अडॉप्शन के जरिए दुनिया से लेबर को अपने मुल्क में लाना होगा, और इससे चाहते ना चाहते हुए जापान का कल्चर बदलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप जापान किसी टेक्निकल प्रोग्राम में जाते हैं या किसी स्किल्ड वर्कर के तहत जाते हैं और स्किल्ड वर्कर बन के जाते हैं, या फिर एडल्ट अडॉप्शन करके जाते हैं और किसी की कंपनी और उनके घर की बागडोर संभाल लेते हैं। द फ्यूचर दैट आई सी इज़ वेरी ब्राइट कि मज़ा आएगा सुनकर और देखकर कि पाकिस्तान से लोग रिश्ता लेकर जापान जा रहे होंगे और जापान से लोग रिश्ता लेने के लिए पाकिस्तान आ रहे होंगे। इट वुड बी अ फ्यूचर वर्थ वॉचिंग। मेरे साथ रहने वालों, मेरे बाद आने वालों, मेरे दौर का ये तोहफा तुम्हें साजगार आए। कभी तुम खला से गुजरो किसी सीम तन की खातिर, कभी तुमको दिल में रखकर कोई गुल अजार आए।